हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। सो गाइस, आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और अब इससे अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। बिकॉज गाइस, आई नो कि बहुत सारे बच्चे ना आजकल बहुत परेशान रहते हैं। बिकॉज काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे वो भी रहते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बट अभी भी उनके हाथ में एक अच्छी नौकरी नहीं है। अब इसके साथ ही कुछ घर वाले होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, बट वहीं काफी सारे घर वाले वो भी होते हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं। बिकॉज क्या होता है कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में एक प्रॉब्लम ये होती है कि एक लेवल के बाद उनसे ये माना जाता है कि भाई अब उनका बेटी या उनका बेटा है भाई एक अच्छी सी नौकरी करे और अब अपने उल्टा माँ बाप को सपोर्ट करें। और हम भी लगे रहते हैं लगातार एक अच्छी नौकरी की उम्मीद में कि भाई मिलेगी मिलेगी मिलेगी, और इसमें काफी बार काफी लेट हो जाता है। भाई काफी बच्चे होते हैं जो 26, 27, 28 साल की उम्र तक भाई कोशिश करते रहते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। इसके बाद बस फिर वही होता है कि भाई घर का माहौल खराब होता है, वो परेशानियां और ज्यादा आती रहती हैं और हमें भी अंदर से लगते रहता है कि भाई मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। गाइस, ये सेम कहानी मेरी भी थी। मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। भाई मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, से लेके आज मैं एज अ स्केल 2 ब्रांच मैनेजर एक पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहा हूं। मतलब ये पूरी जर्नी, ये पूरा रास्ता तय करना मुझे आता है। और आज के इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इस बार आप लोग आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो, वो भी अपने पहले ही अटेम्प्ट में। गाइस देखो, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट ये जरूर बोलता हूं कि अगर ये सेम चीजें जो मैं आज आप लोग को बता रहा हूं, अगर ये बस इतनी चीजें आपने अकेले बस 2 महीने आंखें बंद करके फॉलो करी, देन आई कैन गारंटी कि आज के बाद इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, तो चालू करते हैं और सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखो, इस एग्जामिनेशन में टोटल 4 सेक्शंस पूछे जाते हैं। भाई एक सेक्शन होता है इंग्लिश का, दूसरा सेक्शन होता है क्वांट का या इसको मैथ्स भी बोला जाता है, एक सेक्शन होता है हमारा रीजनिंग का, और एक सेक्शन होता है हमारा जीके का। ये टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। इसके साथ कई बार आप लोग ये भी सुनोगे कि भाई इसमें कंप्यूटर का पेपर भी आता है, बट वो आरआरबी में आता है। आईबीपीएस में और एसबीआई में आपको कंप्यूटर के ऊपर टाइम देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको बस ये 4 सेक्शंस की तैयारी करनी होती है। ठीक है, अब ये 4 सेक्शंस के ऊपर बहुत डिटेल में स्ट्रैटेजी देखेंगे और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके इस बार आप लोग आईबीपीएस पीओ बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। बट उससे पहले ना बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस की बात करना चाहता हूं। ये वो 3 क्वेश्चंस हैं जो आप में से मैक्सिमम बच्चों को लगातार आपके मन में घूमते रहते हैं। और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर मैं तो एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, भाई मैं तो हिंदी मीडियम बच्चा हूं, तो क्या मैं ये एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन निकाल सकता हूं? भाई आप लोग बिल्कुल निकाल सकते हो, और इसका ना मेरे पास एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। इससे पहले मैं जिस ब्रांच में मैनेजर था ना, वहां पे मेरे पास टोटल 5 लोगों का स्टाफ था। आप मानोगे नहीं कि उन 5 में से 3 लोग टोटली हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, मतलब टोटल हिंदी मीडियम से बिलोंग करते थे। उसमें से 1% वाराणसी से थे, एक झांसी से थे, और एक मध्य प्रदेश में सागर जिले से थे। सागर करके जिला होता है वहां पे, उससे थे। मतलब ये 3 लोग थे और ये तीनों लोग हिंदी मीडियम से थे। मतलब हिंदी मीडियम से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग बिल्कुल एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं। और हर साल हजारों बच्चे हिंदी मीडियम वाले ही होते हैं जो इस पेपर को निकालते हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम से हो तो बिल्कुल पेपर निकाल सकते हो। दूसरा डाउट ये है कि सर मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड से हूं ही नहीं, भाई मैंने तो 10th के बाद से कभी मैथ्स ही नहीं पढ़ा, तो क्या मैं ये पेपर निकाल सकता हूं? तो भाई आप लोग ये पेपर बिल्कुल निकाल सकते हो। और इसका भी एक एग्जाम्पल है कि भाई हर साल मोर देन 50% बच्चे वो होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं। मतलब नॉन इंजीनियर्स होते हैं 50% से ज्यादा जो एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ क्रैक करते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हो, बट अगेन अगर आप मुझे ये 2 महीने देते हो, देन आई कैन गारंटी कि भाई इस बार आप एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ बन के ही निकलोगे। ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, होता है ना, कितने घंटे पढ़ें। तो देखो, मैं अगेन ये वाली बात बोल देता हूँ कि कभी भी अपनी तैयारी को घंटों में मत नापो। हमेशा ये कोशिश करो कि एक टास्क ओरिएंटेड अप्रोच रखो। दैट मीन्स कि अगर ये सोचा है कि आज सुबह उठने से पहले कि भाई मैं मैथ के ये 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा, इंग्लिश में रीडिंग करूंगा, जीके में ये 20 पेज कंप्लीट करूंगा, उसके बाद रीजनिंग में अगर सोचा है कि ये 3 सेट पजल के लगाऊंगा, तो भाई ये सारी चीजें करने में चाहे जितना भी टाइम लगे, भाई ये सारी चीजें करने में अगर आपको 2 घंटे लगते हैं तो एक दिन में बस 2 घंटे पढ़ के भी आपका काम हो जाएगा। वहीं अगर ये सारी चीजें करने में अगर आपको 12 घंटे लगते हैं तो 12 घंटे भी हमें देने पड़ेंगे अगर हमें इस बार एग्जामिनेशन को निकालना है। तो बात क्लियर हो गई। बट स्टिल अगर मैं आपको बोलूं कि एक मिनिमम टाइम जितना आपको देना चाहिए, तो इनिशियल बिल्कुल स्टार्टिंग के दिनों में आपको एटलीस्ट 6 से 8 घंटे डेली देने पड़ेंगे अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस हो और इस बार अपना और अपने घर वालों का सपना पूरा करना चाहते हो और एक सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हो, तो 6 से 8 घंटा मिनिमम देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक एक करके सारे सेक्शंस की बात कर लेते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की, बिकॉज जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स होते हैं। भाई इंग्लिश में हमें क्या करना है? देखो सबसे पहली बात, अगर आपको बैंक एग्जामिनेशन के इंग्लिश सेक्शन को बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है तो आपको सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा अपने रीडिंग के ऊपर। ठीक है, अब देखो रीडिंग का जैसे ही नाम आता है ना, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं बच्चे, बिकॉज रीडिंग का जैसे ही नाम आता है सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे टीचर्स ऐसे बौखला जाते हैं ना कि भाई रीडिंग मतलब न्यूज़पेपर। भाई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो आपकी रीडिंग बिल्कुल खराब है, बिल्कुल बेकार है, और आप कभी भी इंग्लिश का पेपर पार नहीं कर पाओगे। और मैं बोलता हूँ कि ये चीज बिल्कुल बुलशिट है, बिल्कुल गलत है, बिकॉज मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। भाई मैंने आज तक खुद न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था जब तक मैंने मेंस क्वालिफाई नहीं करा था। मतलब प्री और मेंस मैंने बिना न्यूज़पेपर के ही हर बार क्वालिफाई करा है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ठीक है, तो आप भी तो रीडिंग बोल रहे हो तो हम क्या पढ़े? तो बेटा अगर आपको रीडिंग करनी ही है तो मैं आपको बोलूंगा कि स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स, स्टार्ट रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स, स्टार्ट रीडिंग जो नेट जियो पे आपको मिलती है डॉक्यूमेंट्रीज का, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इन चीजों को हमें पढ़ना है जो चीजें हमें इंग्लिश को इंप्रूव करने में मदद करें, ना कि हमें न्यूज़पेपर को पढ़ना है जो हमें और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करे। देखो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आप मैक्सिमम बच्चों को देखोगे जो और ज्यादा ना इंग्लिश से डरने लग जाते हैं, और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैक्सिमम बच्चों का क्या होता है कि भाई मुझसे तो इंग्लिश पार नहीं हो सकती, अब कैसे भी करके यार मेरा बस कट ऑफ आ जाए, कट ऑफ जितने नंबर आ जाए बस मैं तो इंग्लिश बाकी छोड़ दूंगा। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। भाई इंग्लिश अगर क्वालिफाई करनी है बहुत इजीली कर सकते हो, रीडिंग करो डेली 1 घंटा रीडिंग करोगे। क्या करोगे? नॉवेल्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोई डॉक्यूमेंट्री पढ़नी है तो वो पढ़ो, बट स्टार्ट रीडिंग एटलीस्ट 1 आवर अ डे। ठीक है, इसके साथ और क्या करोगे भाई? इसके साथ आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट आप लोग स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ा सा ग्रामर पे फोकस करो। देखो इंग्लिश के लिए ना मैं कभी भी किसी टीचर को फॉलो करने के लिए बोलता ही नहीं हूं। मैं कभी नहीं बोलूंगा आपको कि किसी टीचर को फॉलो करो, बिकॉज इंग्लिश आप लोग खुद ब खुद कर सकते हो, पूरी खत्म कर सकते हो। तो आपको ग्रामर पढ़नी है। अब ग्रामर में बहुत बेसिक चीजें होती हैं जो आप लोग खुद से यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। भाई सबसे पहली चीज होती है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। भाई नोट्स बना लो, सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे होगे आई होप। सबसे पहली चीज होती है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सेकेंड चीज होती है टेंसेस, वो बेसिक चीजें जो ऑलरेडी आप 10th 11th 12th में पढ़ चुके हो। थर्ड चीजें होती हैं नाउन प्रोनाउन, ये चीज वो है जो हर बच्चे को आती होगी। भाई नाउन किसी को होता है ना, क्रिया खेल ऐसा कुछ करके, हिंदी में भी उसकी डेफिनेशन होती है, सेम डेफिनेशन होती है। अगला होता है वर्ब एडवर्ब। वर्ब एडवर्ब आपको पढ़ना आना चाहिए, बेसिक बहुत इजी चीजें होती हैं। अगला होता है एडजेक्टिव्स आपको आने चाहिए, और आखिरी होता है प्रीपोजिशंस। भाई अगर ये बेसिक 4-5 चीजें अगर आपको आती हैं तो इसके बाहर आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैक्सिमम ग्रामर है जो आपको बैंक एग्जामिनेशन की पढ़ने की जरूरत है। और अगर आपको ये चीजें ऑलरेडी आती हैं तो मैं आपको बोलूंगा इनमें टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। ग्रामर में 1 मिनट भी मत लगाना अगर ये चीजें आपको आती हैं। बट अगेन अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो मैं आपको बोलूंगा जल्दी से जाओ यूट्यूब पे सारे के सारे टॉपिक को सर्च करो, और हर टॉपिक में 1 घंटे से लेके 2 घंटे का टाइम दो, और 1 से 2 घंटे के अंदर आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। दैट मीन्स ग्रामर को कंप्लीट करने में हमें टोटल भी लगाओ तो 10 से 15 घंटे लगेंगे। मतलब डेली बेसिस पे भी अगर 1 घंटे का टाइम दोगे तो 10 से 15 दिन के अंदर आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ग्रामर हो गई, मतलब 1 घंटा डेली स्टार्टिंग के दिनों में आप लोग ग्रामर को दोगे, 1 घंटा ही आप लोग रीडिंग को दोगे। इसके बाद देखो जब आप लोग रीडिंग करोगे, अब बहुत सारे लोग ये भी आपको बोलेंगे कि भाई अलग से वोकैबुलरी पढ़ो। मैं बोलूंगा बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको अलग से वोकैबुलरी पढ़ने की, बिकॉज जब आप लोग रीडिंग करोगे तो इसमें आपको नए नए वर्ड्स इवेंचुअली खुद ब खुद मिलते रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि भाई जब भी आप लोग रीडिंग करते हो तो कोशिश करो कि वोकैबुलरी का कोई भी अगर आपको नया वर्ड मिलता है तो उसको आप लोग नोट डाउन करो, उसके नोट्स बनाओ, और कोशिश करो 6 दिन में आपने जितनी भी रीडिंग करी है 7वें दिन जाके हर चीज को आपको रिवाइज करना है। भाई अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो इस पूरी एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर रीडिंग करना, ग्रामर पढ़ना, वोकैबुलरी पढ़ना सब कुछ वेस्ट हो जाएगा अगर 6 दिन के बाद 1 दिन हर चीज को रिवाइज नहीं करोगे तो आपके क्या करना है, 6 दिन लग के मेहनत करनी है। 6 दिन लग के वो होता है ना कुत्तों वाली मेहनत करनी है, बट 7वें दिन उस हर चीज को प्यार से रिवाइज करना है। और रिवीजन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज ऑलरेडी अगर मान के चलो आज आपने नया वर्ड सीखा, भाई आज आपने नया वर्ड चलो सीखा अगर टैकीटर्न। भाई टैकीटर्न करके एक वर्ड है, भाई टैकीटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला इंसान जो कम बोलता है, ठीक है, या इंट्रोवर्ट होता है। तो भाई अगर आपको समझ आ गया कि भाई टैकीटर्न का मतलब होता है इंट्रोवर्ट या कम बोलने वाला बंदा, तो आज से 2-3 दिन बाद में मैं पूछूंगा तो आप फट से बता दोगे। ये थोड़ी कि हर बार आपको डिक्शनरी खोल के देखना पड़ेगा। तो वो एक बार के एफर्ट्स और अगर बार बार रिवीजन करोगे तो ये चीजें ना भाई आपको 10 साल बाद भी याद रहेंगी।
भाई इस वर्ड को मैंने शायद 2018 में पढ़ा था, बट मुझे आज 2022 में भी याद है, बिकॉज मैं इसको कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करता रहता हूँ। इस तरीके से आपको इंग्लिश को प्रिपेयर करना है। और क्या करना है भाई, डेली आपको 2 से 2.5 घंटा देना है इंग्लिश को, दैट्स इट। ठीक है, इसके साथ अच्छा एक और गलती जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो ये कि हर सेक्शन को डेली नहीं पढ़ते। भाई मैं आपको बोलूंगा कि हर दिन आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, क्वांट भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है और जीके भी पढ़ना है। हर दिन ये चीजें करते हुए चलनी है, जिससे डेली बेसिस पे 8 घंटे के आसपास की तैयारी में आपको ये चारों सेक्शंस की तैयारी हो सके। ठीक है, इंग्लिश की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं क्वांट की, दैट इज मैथ्स की। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें टोटल 3 टॉपिक्स आते हैं। भाई सबसे पहला होता है, उसको बोला जाता है स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स में हर चीज आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। दूसरा होता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, और तीसरा होता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक तो सारे बच्चों को ऑलरेडी पता ही होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, वो वाले चैप्टर्स होते हैं। ये 3 चीजें होती है हमारे मैथ्स के, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। सबसे इजी की बात करें तो भाई सबसे इजी होता है आपका स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स के अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अंदर आता है आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इसके अंदर आता है आपका नंबर सीरीज। ये 3 चीजें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं स्पीड मैथ्स के अंदर। तो आपको मैथ्स को कैसे अच्छा करना है भाई, अगर आप आज वो बच्चे हो जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, भाई जीरो हो अगर आप मैथ्स में, तो आप मैथ्स को कैसे इंप्रूव करोगे। भाई मैं आपको बोलूंगा, सबसे पहले यहाँ जो चीजें लिख रहा हूँ उसको नोट डाउन करो। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। सबसे पहले आपको करना है कैलकुलेशन स्पीड को स्ट्रॉन्ग। कैलकुलेशन स्पीड पे आपको सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा अपने स्टार्टिंग के दिनों में। इसमें क्या क्या करोगे भाई, सबसे पहले आपको 30 तक सारे नंबर्स का स्क्वायर आना चाहिए। 30 तक आपके सारे नंबर्स का आपको टेबल याद होना चाहिए। एक्चुअली मैंने भी 30 तक याद नहीं करेगा, मुझे तो एक्चुअली 12 या 15 तक ही याद थे, बट आपको सेफ साइड होते हुए बोल रहा हूँ कि 30 तक याद कर लो तो अच्छा है, बट 12 या 15 तक भी रहेगा तो चलेगा। आपको एटलीस्ट 15 से 20 तक सारे नंबर के क्यूब्स आने चाहिए। हर नंबर, अगर मैं आपको अभी बोलूँ कि भाई 11 का क्यूब क्या होता है, तो भाई आप फट से आपको बोलना चाहिए 1331। ठीक है, तो आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूसली ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और इसके साथ ना आपको लगातार मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ठीक है, पर देखो इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, इसकी प्रैक्टिस करा करो कि कोई भी 2 नंबर अपने मन में सोचो और उनको मल्टीप्लाई करना चालू कर दो। भाई कोई भी 2 नंबर हो गए, भाई मान के चलो 25 इंटू 69, तो आपके मन में करा करो भाई 25 इंटू 69 क्या होगा। तो क्या भाई मैं 25 को 100/4 लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको शॉर्टकट्स बनाने हैं। और कैसे कर सकते हो भाई, अगर सड़क पे हो, कभी सड़क पे खड़े हो, मान के चलो आपके सामने से कोई कार निकली, और कार का मतलब मान के चलो नंबर है CH017528, तो इनको जल्दी से ऐड करा करो भाई, 1 + 7 + 5 + 2 + 8 कितना होगा। जल्दी जल्दी ये चीजें हमें आनी चाहिए। और इसी तरीके से जो आपको डेली बेसिस पे एनवायरनमेंट में चीजें देखते हैं उनको कैलकुलेट करा करो भाई, उनको ऐड करा करो, सब्ट्रैक्ट करा करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। ये चीजें आपको डेली बेसिस में अपने अंदर लेके आनी है। और ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बट ये चीजें आपकी बहुत मदद करेंगी अगर आपको ये एग्जाम निकालना है तो। ठीक है, और इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है भाई, डेली बेसिस पे आपको कैलकुलेशन स्पीड में अपना 30 मिनट्स देना है। इसमें आप कोई यूट्यूब का वीडियो देख सकते हो, शॉर्टकट दे सकते हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन के शॉर्टकट्स क्या होते हैं। इसमें टोटल डेली बेसिस पे 30 मिनट्स देने हैं आपको। ठीक है, इसके बाद आपको चालू करना है अपना स्पीड मैथ्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड नंबर सीरीज। ये आपको डेली बेसिस पे करना है। देखो इनका क्या है, जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो बहुत छोटा होता है, इतना सा कॉन्सेप्ट होता है, बट इनका जो वेटेज होता है एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा होता है भाई। अराउंड 35 में से 10 से 15 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं जिनका कॉन्सेप्ट इतना बिंदी जितना कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट समझना है। अब कॉन्सेप्ट समझने में हमें कितना टाइम लगेगा सर, देखो एक एक टॉपिक एक बार में उठाओ और एक एक करके उसका यूट्यूब पे वीडियो सर्च करो। भाई सबसे पहले उठा लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो देखो और इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो आप अगर मैथ्स में बहुत वीक हो तो भी मैं मानता हूं कि भाई बहुत इजीली 3 या 5, चलो 7 वीडियो के बाद तो भाई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल हर चीज समझ आ जाएगी। ये 7 वीडियो करने में मतलब अगर मान के चलो 30 मिनट्स या 1 घंटे का भी अगर वीडियो होता है तो 3 से 7 घंटे के अंदर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको डेली बेसिस पे 1 घंटा दोगे तो 1 हफ्ते के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फिनिश। ठीक है, सेम गोज विद सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन। ये तो एक्चुअली और इजी टॉपिक है, बिकॉज इसमें क्या आता है, इसमें आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। भाई अगर आपको बॉड मास, ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, बॉड मास, भाई अगर आपको बॉड मास आता है तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन आपको बहुत ईजी लगने वाला है। इसका कॉन्सेप्ट समझने में कितनी देर लगेगी, इसका कुल कॉन्सेप्ट समझने में आपको 2 से 3 घंटा लगेगा। इसमें आपका पूरा सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन फिनिश
फिटुश, खत्म, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसको आपको करने में 2 से 3 दिन लगेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें नंबर सीरीज की, तो भाई इसके 2 पैटर्न्स होते हैं, एक होता है मिसिंग नंबर सीरीज, एक होता है रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा बिकॉज इसमें नंबर ऑफ पैटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये आपका इवेंचुअली लगातार चलता रहेगा, इसको भी आप लोग 1 घंटा दे सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग के दिनों में क्या करोगे, 30 मिनट्स आप लोग दोगे अपनी कैलकुलेशन स्पीड को डेली बेसिस पे। इसके साथ ही 1 घंटा इन तीनों में से किसी एक टॉपिक को दोगे। किसी एक टॉपिक को 1 घंटा दोगे, या तो क्वाड्रेटिक को, या तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन को, या नंबर सीरीज को डेली बेसिस पे 1 घंटा दोगे, मतलब 1.5 घंटा हो गया। और इसके बाद बचा 1 घंटा आप लोगों को डेली बेसिस पे अरिथमेटिक को देना है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर सारे लोग ये बोलते हैं कि मैक्सिमम तो डीआई आता है, डीआई करो, अरिथमेटिक छोड़ दो, तो आप अरिथमेटिक क्यों बोल रहे हो? देखो मैं बहुत अच्छे से प्रूव करता हूँ। क्या होता है आजकल कि सारा का सारा डीआई जो भी एग्जामिनेशन में आता है ना, उसमें 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन ना लगातार बेसिक अरिथमेटिक के पूछ लेता है। मतलब जब तक आप अरिथमेटिक को स्ट्रांग नहीं करोगे, कितना भी डीआई पढ़ते रहो, कभी भी मैथ्स इंप्रूव नहीं होगा, ना कभी नंबर अच्छे आएंगे। तो डीआई को अच्छा करने के लिए अरिथमेटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख देता हूँ क्या करा, 30 मिनट्स पहले करा कैलकुलेशन स्पीड को स्ट्रांग, 1 घंटा करा अपना स्पीड मैथ्स को स्ट्रांग। ठीक है, उसके बाद अपना 1 घंटा आपने दिया अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक के टॉपिक्स लिख देता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको करने ही करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें परसेंटेज। सॉरी फॉर माई हैंडराइटिंग, भाई मेरी हैंडराइटिंग सच में बहुत गंदी है, सॉरी। पहला है परसेंटेज, दूसरा है रेशियो एंड प्रपोर्शन, तीसरा आता है एवरेज एंड मिक्सचर, चौथा आता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, इसमें एमआरपी भी आ जाएगा। फिफ्थ होता है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिक्स्थ होता है आपका टाइम एंड वर्क। भाई ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको मैथ्स में करने ही आने चाहिए। ठीक है, और ये सारे टॉपिक्स की क्लासेस हमने अपने चैनल मतलब द अल्फा बैंकर चैनल पे ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब अगर आपको इनमें से किसी भी चैप्टर में डाउट है, जल्दी से चैनल पे जाओ, इसके प्लेलिस्ट, अपने चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, आपको सारे के सारे चैप्टर्स की डिटेल्ड क्लासेस मिल जाएंगी। इसके साथ आपको बहुत सारे इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। मतलब आपका सारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर करने हैं और डेली बेसिस पे आपको हर चैप्टर को 1 घंटा देना है। ठीक है, अब कितने दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करोगे? देखो आइडियली मैं आपको टाइम बता देता हूँ। आइडियली आपको एक चैप्टर को खत्म करने में 3 से 4 दिन लगेंगे। मतलब ये सारे चैप्टर को खत्म करने में कितने चैप्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 चैप्टर या 7 चैप्टर भी मान लो, 3 से 4 घंटे। मतलब आइडियली आपको 1 महीना लगेगा अपना अरिथमेटिक का बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में, और उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो डेली 1 घंटा दीजिए और 1 महीने के अंदर अंदर आपका अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और ये सब करने के बाद डेली बेसिस पे आधा घंटा में, दैट इज 30 मिनट्स आपको डीआई को भी देना है। 30 मिनट्स आपको डीआई को देना है, जिसमें आपका डीआई भी स्ट्रॉन्ग होगा और इसमें आपको डीआई के बेसिक्स करने हैं। अब डीआई के बेसिक्स आपको कहाँ मिलेंगे? भाई यूट्यूब भरा पड़ा है। भाई कोई पेड कंटेंट या पेड क्लास लेने की अभी स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे आपको मैक्सिमम बेसिक क्लासेस सारी मिल जाएंगी, हाई लेवल क्लासेस भी मिल जाएंगी। आपको अपने द अल्फा बैंकर चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें हमने बहुत डिटेल में डीआई को बेसिक से हाई लेवल तक सॉल्व करा है। तो 30 मिनट्स आपको डेली डीआई को देने, जिसमें बेसिक टू हाई लेवल आपको जानना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने रीजनिंग के सेक्शन की। भाई रीजनिंग में आपको क्या करना है? देखो रीजनिंग वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन है, इजीएस्ट सेक्शन ऑफ दिस पेपर, बिकॉज ये सेक्शन ऐसा है जो स्टार्टिंग में मैक्सिमम बच्चों को मुश्किल लगता है। फिर यही सेक्शन है जिसमें सारे बच्चे 30+ मार्क्स स्कोर करके फाइनली लेके आ पाते हैं। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है हमें? भाई इसकी तैयारी 2 पार्ट्स में होती है। भाई पहला होता है इसका मिसलेनियस वाला पार्ट और दूसरा होता है इसका पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट वाला पार्ट। 2 पार्ट्स होते हैं। मिसलेनियस वाला पार्ट आपका आता है 50% और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट वाला पार्ट आता है आपका 50%। ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक्स में क्या होते हैं? सारे बहुत इजी टॉपिक, ब्लड रिलेशन हो गया, इनइक्वलिटीज हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग, और मतलब सारे बेसिक जो बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं वो सारे आपके मिसलेनियस में आ जाते हैं। और इन सारे चैप्टर्स की खासियत क्या होती है कि भाई ये सारे के सारे चैप्टर आप 1 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। मतलब इतने छोटे चैप्टर्स होते हैं कि अगर आपने इनको डेली 1 या 2 या 3 घंटे भी दिया तो 1 दिन के अंदर आप ये पूरा टॉपिक खत्म कर सकते हो। और अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो 2 से 3 दिन लगेगा आपको किसी एक टॉपिक को खत्म करने में, और उस टाइम में ये टॉपिक आपके इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप मॉक टेस्ट में भी इनको बहुत अच्छे से अप्रोच कर पाओगे। तो डेली बेसिस पे आप लोग इनको 1 घंटा टाइम दो, 2 से 3 दिन में आपके एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म होता रहेगा। और इसके बाद पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में भी आपको हर दिन 1 घंटा देना है। और बहुत बेसिक लेवल के
पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करने हैं। अगेन ये आपको कहाँ मिलेंगे भाई, इसकी भी क्लासेस यूट्यूब पर बहुत सारी हैं, अपने चैनल पर भी बहुत सारी हैं। नहीं तो जनरली यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट फॉर SBI PO या IBPS PO, तो अनलिमिटेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। कोई भी क्लास देखो, बट 1 घंटा डेली बेसिस पे आपको इनको देना ही देना है, और बिल्कुल बेसिक वाली क्लासेस करनी है, हाई लेवल नहीं करना, बेसिक वाली क्लास करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनली अपने जीके के सेक्शन की। भाई जीके में मैं आपको हमेशा ही बोलता हूं कि स्टार्टिंग से ही 1 घंटे का टाइम देना है बस। भाई अपने दिन का लास्ट 1 आवर, भाई अपने दिन का आखिरी 1 घंटा आप लोगों को जीके को देना ही देना है, ठीक है। देखो अभी तक आपने क्या करा भाई, अभी तक आपने 2.5 घंटा दिया इंग्लिश को, 3 घंटा दिया क्वांट को, और 2 से 2.5 घंटा दिया, 2.5 घंटा चलो रीजनिंग को दिया, तो 2.5 और 2.5 5 और 3 8 घंटा। इसके बाद 1 घंटा आपको जीके को देना है, और 9 घंटे आपको डेली बेसिस पे, ये आपकी यहाँ पे होता है समअप हो जाता है, यहाँ पे आपकी पूरी तैयारी समअप हो गई। इस 1 घंटे में आप क्या करोगे, देखो मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आप लोग जीके की तैयारी करते हो हमेशा कोशिश करा करो कि मंथली पीडीएफ से पढ़ो, मंथली पीडीएफ पढ़ो, ना डेली वाली, ना वीकली वाली, ना कोई पॉकेट पीडीएफ, ना कोई क्वेश्चन एमसीक्यू वाली पीडीएफ, कुछ नहीं। मंथली वाली पीडीएफ पढ़ो, डिटेल वाली पीडीएफ पढ़ो, इसके बाद जिससे आप एटलीस्ट 30+ मार्क्स स्कोर कर पाओगे आउट ऑफ 14 जीके के सेक्शन। डेली 1 घंटा देना है, ज्यादा नहीं देना है। मंथली वाली पीडीएफ पढ़ो, इसमें भी अगेन सेम चीज करनी है, 6 दिन आप लोग पीडीएफ पढ़ो, और 7वें दिन जाके कोई वीडियो देख लो यूट्यूब पे, जो होते हैं ना डेली वाले वीडियोस देख लो, या कुछ भी देख लो जिससे आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। मतलब मान के चलो आपने एक हफ्ते में 6 दिन आपने मंथली वाला पीडीएफ पढ़ा, फिर आप करोगे भाई 6 दिन आपने जो जो पढ़ा है उसका कोई वीडियो देख लो यूट्यूब पे, या कुछ भी कर लो जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, या वापस उस पीडीएफ को पढ़ लो। मतलब कैसे भी 7वें दिन हमें उस 6 दिन के जीके को रिवाइज करना है ढंग से, और इस तरीके से 1 घंटा डेली देके 2 महीने के बाद आप जीके में मास्टर बन जाओगे। मतलब आप खुद उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां पे आप खुद बच्चों को पढ़ाने लग जाओगे, खुद एक टीचर बन जाओगे, और उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, ये मजाक नहीं है भाई। अगर इस एग्जाम को लेके सीरियस हो तो एक्चुअली में आप उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, बिकॉज जीके बहुत ज्यादा डीप पूछा जा रहा है। टीचर बनने लेवल पे पहुंचोगे तब जाके 30+ मार्क्स कर पाओगे, नहीं तो फेल हो जाओगे इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो गाइस ये मेरी पूरी अप्रोच है IBPS PO और SBI PO को लेके, जिसमें आई होप कि अब आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। गाइस देखो स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जिसका अगर आपको लगता है आंसर अभी तक नहीं मिला है, तो नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी कर सकूं, और जल्दी से जल्दी आप लोग तैयारी में और आगे निकल सको, ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया देन डू लाइक द क्लास, और ज्यादा से ज्यादा गाइस शेयर जरूर करिए, जिससे हर उस बच्चे तक ये क्लास पहुंच सके जो भी आज परेशान है और जिसको ये लगता है कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। भाई उसको जगाओ और उसको बताओ कि भाई अगर ये चिराग सर जो यहाँ बैठ के वीडियो बना रहे हैं अगर ये कर सकते हैं, जो इतने लाइफ में इतनी बार फेल हो चुके हैं, तो भाई तुम भी कर सकते हो, और इस बार मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और लगातार बने रहिए द अल्फा बैंक का चैनल के साथ, बिकॉज हम और अमेजिंग कंटेंट लगातार चैनल पर लेके आते रहेंगे। सो गाइस सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।